Welcome dear students. Today we will talk about science of class 9th chapter 8 motion. So let's start the topic. टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, जहाँ पे हम लोग रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट को देखेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखेंगे और उसको और इलाबोरेट करके उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो गाइज कौन सी बॉडी को हम लोग रेस्ट में बोलेंगे और किस बॉडी को हम लोग मोशन में बोलेंगे, हाउ इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, कैसे इसकी पहचान होगी। तो गाइज रेस्ट को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, रेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से कि कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, व्हेन एनी बॉडी इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन देन वी आर सेइंग दैट दिस बॉडी इज़ इन मोशन, एंड व्हेन द बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग द पोजीशन तो उसको बोलते हैं कि द बॉडी इज़ इन रेस्ट। तो बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सम एनी अदर ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। यहाँ पर देखिए अब तो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर सबसे लास्ट थिंग मतलब चेंजेस, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट है, और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, मोशन में है। और ये कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ये टोटली क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है। मीन्स कौन सी बॉडी रेस्ट में है या कौन सी बॉडी मोशन में है ये डिपेंड करेगा कि हु इज़ ऑब्जर्वर। यहाँ पर किसी ना किसी के रेफरेंस में बात होती है। रिलेटिव टर्म होने का मतलब ये है, इसका बिल्कुल मतलब ये है कि सेम टाइम पर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हु इज़ लुकिंग दैट ऑब्जेक्ट। अगर मिसाल की बात करें, अभी हम जो है अभी एट प्रेजेंट टाइम पर ये हम रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू मून बात करें या विद रिस्पेक्ट टू सन बात करें तो हम मोशन में हैं। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड अभी रेस्ट में है, लेकिन आप ये इस वॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ये क्यों रेस्ट में है, क्योंकि पोजीशन देखें, हमसे जो पोजीशन है वही मेंटेन है। अगर ये हमसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर है तो ये 1 मीटर रिमेन सेम है, तो इसलिए ये क्या है, रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मून या सपोज कर लें अभी यहाँ पर यही ऑब्जेक्ट है सन, तो अब सन, मून, अदर प्लैनेट, अदर स्टार्स, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो अब वो मोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ अर्थ भी मोशन कर रही है, तो इस बोर्ड और उनके बीच की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि ये मोशन में है। इसका एक और एग्जांपल, रियलिस्टिक एग्जांपल भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हम लोगों ने ये देखा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और ये रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट टोटली रिलेटिव है। ये डिपेंड करता है कि हु इज़ लुकिंग फॉर दिस मोशन और रेस्ट जो है किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बात होगी। और देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज़ यहाँ पर दो फ्रेंड, एक कोई स्टूडेंट है। अब वो स्टूडेंट जो है जब बस में बैठता है तो उस स्टूडेंट का एक फ्रेंड है जो उसी बस में बैठा हुआ है और एक फ्रेंड जो है बाहर है। और बस जो है क्या होती है, चलना स्टार्ट करती है। जब बस चलना स्टार्ट करती है तो जो स्टूडेंट है, सपोज़ यहाँ पर बैठे हुए कोई भी एक स्टूडेंट की बात कर लें, एक ये स्टूडेंट है, जब ये बाहर गए बस पे बैठे तो इनके साथ इनका एक फ्रेंड भी बैठा हुआ है और इनका एक फ्रेंड जो है बाहर है। तो अब जो फ्रेंड अंदर है, अब बस तो चल रही है, तो जो फ्रेंड अंदर है बस के अंदर वो इसको देख रहा है, इस स्टूडेंट को, तो कहता है ही इज़ इन रेस्ट। लेकिन जो फ्रेंड बाहर है वो बाहर है तो वो देखता है, कहता है ही इज़ इन मोशन। तो द सेम पर्सन, किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है तो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो इट ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन हु इज़ लुकिंग फॉर दिस मोशन। कौन इस मोशन को देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड अबाउट इट। तो आइए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो व्हेन एवर एनी बॉडी इज इन मोशन, तो जब भी बॉडी मोशन में होती है तो वो इट विल गो अलोंग सम पाथ, वो किसी ना किसी रास्ते के थ्रू जाती है। इट विल गो अलोंग सम पाथ। सपोज़ ये बॉडी है और ये बॉडी जो है ए है और ये बॉडी कुछ ऐसे जो है इस तरीके से ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गई। तो अभी बॉडी ने जिस रास्ते पर गई है,
अगर हम उस सारे रास्ते की लेंथ ले लेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो उस लेंथ को क्या नाम दे देते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। यहीं पर देखिए मैं साथ ही साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस वाइज मैं यहाँ रिलेट कर दे रहा हूँ, सो दैट कि यू कैन लर्न, यू कैन मेमोराइज वेरी इजीली एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो डिस्टेंस, व्हाट इज दिस? डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करेंगे, वी आर स्टडिंग कंपैरेटिवली फर्स्ट डिस्टेंस देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। ये इस लेंथ को पहले मेज़र किया, इतना इतना ये सब जो है इस पाथ को मेज़र किया, एक्चुअल लेंथ लेंगे तो इट विल बी डिस्टेंस। लेकिन अगर शॉर्ट फाइनल स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ और विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो द शॉर्टेस्ट लेंथ डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड द डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें एक वेक्टर क्वांटिटी है। गाइज ये जानते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा स्केलर एंड वेक्टर। तो देखिए स्केलर क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड डज नॉट हैव डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्केलर। बेसिकली हम लोग वेक्टर की डेफिनेशन याद करते हैं और जो वेक्टर नहीं है वो क्या होगा, स्केलर होगा। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर होने के लिए देयर आर 3 कंडीशन। एक तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन is called as vector quantity. The physical quantity which has magnitude, direction and follow vector law of addition is called as vector. तो वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तो इट विल मेक अ वेक्टर। और अदरवाइज क्या होगा, स्केलर। सपोज कोई क्वांटिटी है जिसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है तो भी स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है लेकिन जो है क्या है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, लाइक इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन उसका वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या हो गया है, स्केलर है। तो यहाँ स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं, होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द, तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी लेस देन जीरो, और कैन नॉट बी लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव नहीं हो सकता, और ये या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, मतलब डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर इसकी एसआई यूनिट और उन सब की सारी यूनिट्स की बात करें तो दोनों के लिए एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड अदर एफपीएस यूनिट्स आर सेम। तो एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर एंड एफपीएस यूनिट क्या है, फीट। तो दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। ओके अभी गाइज एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये बताइए कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। इज़ देयर एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेज़र डिस्टेंस। तो गाइज डिस्टेंस को डायरेक्टली मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्केल हैं, लाइक इंच टेप एंड मीटर स्केल। तो ये सब तो है ही, साथ ही साथ जो हमारी मोटर व्हीकल्स होती हैं उसमें होता है ओडोमीटर। क्या होता है, ओडोमीटर, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मेज़र करता है। ओडोमीटर क्या मेज़र करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और जबकि यहीं पर होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर वो क्या मेज़र करता है, स्पीड मेज़र करता है। तो ओडोमीटर जो है डिस्टेंस मेज़र करता है और स्पीडोमीटर जो है स्पीड मेज़र करता है, और ये सारे अवेलेबल हैं हमारी जो है मोटर बाइक्स एंड कार्स में। ओके तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। लाइक देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ये, जो कि एक रास्ते से पहले ये चलता है
2 किलोमीटर, फिर ऐसे ये राइट टर्न होता है और फिर वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ़्ट टर्न होता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर राइट टर्न होता है 3 किलोमीटर चलता है, फाइनली वो अपनी जर्नी फिनिश करता है। तो एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक जाता है और कुछ इस तरीके से, और बोला जा रहा है अब कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, तो सम ऑफ ऑल लेंथ, जितना भी इसने चला है तो 2 + 3 + 2 + 3, तो फाइनली ये आ गया 10 किलोमीटर। ये तो हो गई डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस लेंथ को हम लोग स्केल से मेज़र करेंगे। वी विल यूज़ स्केल, स्केल से हम लोग इसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ डायरेक्शन भी काउंट होती है, तो ये फाइनल इनिशियल जो है काउंट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये स्केल से अब मेज़र कर लेंगे तो ये समथिंग लेस देन जो है 10 ही आएगा। और यहाँ ये बात ध्यान रखना चाहिए, फॉर एग्जैक्टली सेम पाथ, फॉर एग्जैक्टली सेम पाथ डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से। मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं हो सकता फॉर द सेम पाथ। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, मतलब डिफरेंट पाथ होगा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। अब कोई जो है यहाँ से मुंबई जाता है और कोई यहाँ से कोलकाता जाता है, तो अब इनकी डिस्टेंस सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, इसकी कोई बात नहीं कर सकते। हाँ, कोई बंदा यहाँ से मुंबई जाता है, 2 लोग हैं 4 लोग हैं यहाँ से मुंबई गए डिफरेंट रास्ते से, तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस आ जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में एकदम कांस्टेंट क्वांटिटी होगी और वो मिनिमम जो है डिस्टेंस तो इतना होगा ही होगा। ओके, तो डिस्टेंस हमेशा या बड़ा होगा या इक्वल होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम डिस्टेंस नहीं हो सकती। और कौन सा केस है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब किसी बॉडी की मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब कोई बॉडी जो है बिना टर्न हुए एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, तो उस ऑब्जेक्ट की का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे चलता चला जा रहा है और उसको बेंड नहीं होना है, मुड़ना नहीं है कहीं, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो याद रहना चाहिए। और ओके, आइए दूसरा एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ एंड अ मैन हु इज़ वॉकिंग अलोंग द पाथ। सर्कुलर पाथ के अलोंग वो आदमी जो है वॉक कर रहा है, और पार्क की रेडियस कितना है, पार्क की रेडियस है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर है पार्क की रेडियस। अब बताया जा रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन मैन कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। मतलब मैन जो है ए से लेके बी पे पहुंचता है, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब ए से बी तक पहुंचा है। तो अगर मैन यहाँ पहुंचा हुआ है तो ए से बी पर जब पहुंचा हुआ है मैन, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, सेमी सरकमफ्रेंस, ये पूरा तो 2πr होता है। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, तो फॉर हाफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 2πr, 2 से 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और ये है 7 किलोमीटर। तो किलोमीटर 7 से 7 कट गया, आया 22 किलोमीटर। और जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। तो अब देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ अगर देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये इतना हुआ 7, ये इतना हुआ 7, तो हुआ कितना 14 किलोमीटर। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट इट। ऐसे ही देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके और कुछ पूछा जा सकता है। लाइक अब अगर बोल दिया जाए फॉर फुल रिवॉल्यूशन, अगर फुल रिवॉल्यूशन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो फुल रिवॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू ये हुआ 7 किलोमीटर, तो फाइनली हो जाएगा 44 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि पर्सन जो है कहाँ, ए से लेके फिर ए पे आ गया।
पर्सन जो है ए से लेके फिर ए, एक फुल रोटेशन का मतलब जहाँ से चला था वहीं स्टार्ट कर दिया, वहीं पर आके फिनिश कर दिया, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके फिनिश किया है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे हम लोग इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो होप गाइज यू आर वेरी अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो गाइज रिमेंबर इट। Okay, thanks for watching.